बच्चों, कल हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर चालू किया था। ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हमने चालू किया था उसमें कल हमने बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ा था और बायोट-सावर्ट लॉ के बाद में हमने एक फाइनाइट लाइन चार्ज के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का फॉर्मूला तैयार किया था। तो देखिए, जो वो फॉर्मूला था फाइनाइट लाइन चार्ज का, उसे मैं एक बार रिकॉल कर लेता हूँ। ये आपका एक करंट कैरिंग वायर था, डिस्टेंस r पर एक पॉइंट था, ये और ये एंगल थे, इधर अल्फा था, इधर बीटा था। हमारा जो यहाँ पर b की वैल्यू जो आई थी, वो b की वैल्यू आई थी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, राइट। इस फॉर्मूले पर बेस मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए थे, है ना। तो 2 क्वेश्चन शायद मैं सॉल्व कर चुका था। सबसे पहले तो हमारे पास जो ये फॉर्मूला चार्ट है, इसके अंदर क्वेश्चन है डू योर सेल्फ। तो मुझे ध्यान है कि ट्रायंगल और पेंटागन को मैं सॉल्व कर चुका था। अब एक बच गया हमारे पास में स्क्वायर और एक बच गया रेगुलर हेक्सागोन। तो देखिए, अगर मैं सबसे पहले स्क्वायर वाला जो है क्वेश्चन सॉल्व करूं, तो स्क्वायर वाला क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाता है कि आपका एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड ए है ना, ए स्क्वायर की साइड है, बिल्कुल। इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो की डायरेक्शन ऐसी है, ओके। अब अगर ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो ध्यान दीजिए, नेचुरल है कि दिस डिस्टेंस इज a/2। ये आपका एंगल क्या बनेगा, यहाँ से 45 डिग्री बनेगा। ये एंगल क्या बनेगा, ये भी 45 डिग्री एंगल बनेगा। तो मैं कहूँगा इसके सेंटर पर जो b टोटल आएगा, वो b आएगा 4 इंटू b1, 4 इंटू b1, 4 टाइम्स आएगा एक साइड के बराबर। तो मैं कह रहा था 4 इंटू b1 क्या आएगा, b1 आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इज a/2 साइन 45 एंड साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2, ये हो गया। अब आप जरा चेक करिए कि b की वैल्यू क्या आ गई। b की वैल्यू आ गई है 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई a। ये आपकी b की वैल्यू आ गई स्क्वायर के लिए, करेक्ट। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी सेंटर पर। तो देखिए, आपको मैंने कल बताया था कि अगर आप इसको करंट की डायरेक्शन में टर्न कर देंगे फिंगर्स को, तो थंब विल रिप्रेजेंट बी वेक्टर, है ना। तो ये बी वेक्टर इनवर्ड आ रहा है इस फिगर का, है ना। हो सकता है आपके फॉर्मूला चार्ट में डायरेक्शन अलग दी गई हो। हाँ, फॉर्मूला चार्ट में डायरेक्शन अलग दी गई है, और जब डायरेक्शन अलग दी गई है तो नेचुरल है कि फॉर्मूला चार्ट वाली डायरेक्शन आउटवर्ड आएगी, और जो मैंने यहाँ पे एरो लिए हैं ये इनवर्ड डायरेक्शन आएगी, ये वाली डायरेक्शन इनवर्ड आएगी जो मैंने एरो लिए हैं, राइट। तो समझने की कोशिश करिए आप कि ये डायरेक्शन जो मैंने लिया है एरो, वो इनवर्ड आएगी, करेक्ट। अरे क्या हो रहा है, यस प्लीज। ये आपका स्क्वायर का था। अब देखिए रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन की बात करेंगे तो आपको बस केवल एक साइड पर विचार करना है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है 6 से, है ना। अगर आपका करंट ऐसे बह रहा है, तो मान लीजिए ये आपका करंट बह रहा है। अब देखिए आपका सेंटर यहाँ है, तो सेंटर से ये जो डिस्टेंस है रेगुलर हेक्सागन की, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होती है a अपॉन कितना, ये डिस्टेंस कितनी आएगी, √3a/2, √3a/2। तो ये डिस्टेंस √3a/2 आएगी, और ये एंगल कितना आएगा 30 डिग्री, ये एंगल कितना आएगा 30 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ b = 6b1। तो b = 6b1, b1 कितना, b1 है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r कितना है, r है √3a/2, r है √3a/2। b1 साइन अल्फा और साइन बीटा, साइन अल्फा 1/2 साइन बीटा 1/2, 30 डिग्री है, इसलिए ऐसा होगा। चेक करिए आप जरा इसको, ये 1 आ जाएगा पूरा,
ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो मेरे को लगता है ये √3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए ऐसा आना चाहिए। चेक करिए जरा, इसमें आंसर दिए हुए हैं आपके फॉर्मूला चार्ट में, एक बार आप मैच कर लीजिए आंसर को। यस करेक्ट, बिल्कुल ठीक, पहला वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। ये तो आपको इस तरह से हो गया। लेकिन मैंने कल कुछ क्वेश्चन अलग भी दिए थे, और वो क्वेश्चन दिए थे कि करंट इज एंटरिंग फ्रॉम आउटसाइड। अभी तक हमने जो ये चारों क्वेश्चंस किए, कल किए थे 2, आज किए, इन चारों क्वेश्चंस की खास बात ये थी कि करंट वाज देयर फ्रॉम इनसाइड। इनसाइड कहाँ से करंट आया, इस पर हम विचार करना नहीं चाहते हैं, है ना। तो ध्यान दो आप कि सीन क्या है। सीन ये है कि अब जो आपके 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मैंने कल जो दिए थे, उसमें मैंने करंट को आउटसाइड से लिया था। कहाँ से लिया था? बाहर से लिया था। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मुझे ध्यान है कि वो क्या था, वो था इक्विलैटरल ट्रायंगल का। फिर दूसरा क्वेश्चन शायद ट्रायंगल उसका था, स्क्वायर का था, है ना। तो ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल था, राइट। मुझे ऐसा ध्यान है कि कल हमने यहां से करंट आई को भेजा था और यहां से एग्जिट आउट हुआ था करंट। बेटे जब आई करंट आया तो आई करंट बाहर भी जाएगा। यहां पर इस करंट आई के 2 पार्ट होंगे, वन I1 होगा और दूसरा वाला I2 होगा, I2, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, वायर का रेजिस्टेंस कुछ तो होगा। तो आप मान लीजिए कि तीनों वायर जो हैं, ये 3 वायर हैं, 1 वायर, 2 वायर और ये तीसरा वायर, तीनों वायर के रेजिस्टेंस सेम है। तीनों वायर के रेजिस्टेंस सेम है। एक मिनट जरा, जब तीनों वायर के रेजिस्टेंस सेम है तो फिर हम थोड़ा सावधान हो जाएं कि अब करंट का डिवीजन कैसा होगा। इसमें रेजिस्टेंस R है और ये रेजिस्टेंस 2R है। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उस साइड में करंट कम आएगा, और जिधर रेजिस्टेंस कम होगा उस साइड में करंट ज़्यादा जाएगा। ये आपको हम पढ़ा चुके पहले। तो मैं कहूँगा कि I2 इज I/3, I2 इज I/3 एंड I1 इज 2I/3। ये मेरा कहना है, ठीक है। चलिए, जब ये कहना है तो अब हम B की कैलकुलेशन करेंगे। B की कैलकुलेशन करेंगे तो मैं B1 और B2 दोनों अलग अलग कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले मैं B1 कैलकुलेट करूंगा। B1 इक्वल टू आएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 4 पाई R। सेंटर से साइड की डिस्टेंस, सेंटर से साइड की डिस्टेंस होती है A अपॉन 2√3, है ना। फिर ये वाला एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री, करेक्ट। ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री। साइन 60 होता है √3/2 प्लस √3/2। ये आया, ये B1 आया जी। ये क्या आया? B1 आया। तो B1 आया तो इसकी जरा कैलकुलेशन करिए और जरा इसकी डायरेक्शन भी देखिए B1 की। मैं B1 की डायरेक्शन दिखा रहा हूँ आपको। करंट इधर आ रहा है तो आई विल कीप माई राइट हैंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जब मैं राइट हैंड थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट में रखूंगा तो ये इधर जाएगा अंदर और उधर से बाहर निकल के आएगा, है ना। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो आउटवर्ड आएगी। आउटवर्ड आएगी। आउटवर्ड यानी आपने जब डॉट लगा करके इस तरह से साइन लगाते हैं तो ये आउटवर्ड होता है, ओके। तो यहां पर ये आउटवर्ड आएगा। अब ये B1 आया तो जरा आप चेक करिए कितना आएगा। ये 2 से ये 2 गया और ये 3 ऊपर चला जाएगा √3। तो मेरे को लगता है ये आएगा आपका 3/2 म्यू नॉट I1 अपॉन पाई ए, म्यू नॉट I1 अपॉन पाई ए। और ये डॉट बाहर की तरफ, I1 की वैल्यू रख दीजिए। I1 की वैल्यू है 2I/3। तो मैं एक बार जरा इसको 3 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ए, I1 को लिख रहा हूँ I/3। तो एक बार चेक कर लो, ये आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई ए। I1 को 2I/3, सॉरी। तो ये म्यू नॉट I अपॉन पाई ए आएगा। ये आउटवर्ड आ गया डायरेक्शन, करेक्ट। एक बार यहाँ से पूरी कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। ये हमने 2 से इसको काटा तो यहाँ पे 2 बचा, ये √3 ऊपर जाएगा, ये दोनों √3 आ जाएगा तो 3/2 आ रहा है, बिल्कुल।
मेरे को लग रहा है डायरेक्ट कैलकुलेशन एकदम सही है। चलिए फिर भी अब देखो 2 के कारण निकाल रहा हूं मैं। B2 इक्वल टू आएगा 2 टाइम्स, वही सारी कहानी वही रहेगी, I2 ही रहेगा, और ट्वाइस पाई A/2√3 वही पूरी। वैसे तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे क्योंकि यहाँ पे करंट की वैल्यू इधर से आधी है। तो आप देखिए ये आपका रिजल्ट कैलकुलेट करने के बाद में ये सारा का सारा मिलकर के आएगा μ0I/πA इनवर्ट। एक्चुअली ध्यान दीजिए, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि ये जैसे 2 वायर हैं तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब करंट जो है वो आधा हो गया, इधर 2I/3 था, इधर I/3 है, तो इधर 2I/3 करंट था, साइड एक थी, यहाँ पे साइड 2 है, करंट I/3 है। तो नेचुरल है कि एक चीज डबल हुई तो दूसरी चीज आधी भी हो गई। 2 चीजों को मल्टीप्लाई करना है ना, साइड्स को डबल करना है, करंट आधा हो गया, तो भैया एक चीज डबल हुई दूसरी चीज आधी हो गई, तो मामला तो बराबर ही आने वाला है ना। तो ये बराबर ही आने वाला है। इसका मतलब आपका जो ये है नेट रिजल्ट यही आएगा, और आपका नेट रिजल्ट आ जाएगा बी नेट आएगा μ0I/πA आउटवर्ड प्लस μ0I/πA इनवर्ड, यानी कि टोटल मिला के 0 आएगा। तो दिस विल बी 0, आंसर 0 आया। इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। चलिए अब हमारा जो अगला सवाल है उस पर बात करते हैं। मैंने कल ये काफ़ी सारी सिचुएशंस जो है खड़ी कर दी थी, अभी आज भी हम कुछ सिचुएशंस खड़ी करेंगे क्योंकि ये सवाल काफ़ी एग्जाम्स में आते हैं। यस प्लीज। तो देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल ये था जो कल मैंने दिया था शायद, कि अगर यहाँ से एक स्क्वायर है और स्क्वायर में अगर हम एक साइड से एक करंट I भेज रहे हैं और यहाँ से हम I को एग्जिट आउट कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए I करंट एंट्री करा है तो नेचुरल है कि I करंट एग्जिट आउट भी होगा, और फिर I1 यहाँ से आएगा और I2 यहाँ से आएगा। सबसे पहले मैं I1 और I2 की वैल्यूज बता दूं। मेरे हिसाब से I2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी I/4, और I1 की जो वैल्यू आएगी 3I/4, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 वायर का है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 3 वायर का है। तो आपको मैं बताऊं, रेजिस्टेंस जिधर ज़्यादा होता है उधर करंट कम होता है, और रेजिस्टेंस जिधर कम होता है उधर करंट ज़्यादा होता है। अब मैं आपके लिए यहाँ पर जो है B की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। अगर ये साइड A है तो नेचुरल है कि ये डिस्टेंस A/2 होगी, ये डिस्टेंस 45 डिग्री है, ये डिस्टेंस 45 डिग्री है। तो अब देखो क्या होने वाला है कि मैं कहूंगा B1 इज बिकॉज ऑफ वन फर्स्ट वायर, तो इसको मैं कहूंगा μ0I1/4πr यानी A/2 साइन 45 डिग्री यानी कि 1/√2 cos 45, ये भी 1/√2 आएगा। आप जरा चेक करिए कि क्या रिजल्ट आने वाला है। ये √2, मेरे को लगता है ये μ0I1/√2πA आएगा, है ना। आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लिए, प्लीज डोंट बिलीव ऑन माय कैलकुलेशन। मेरी कैलकुलेशन पर भरोसा बिल्कुल मत करिए। √2πA कितना आ जाएगा, 3/4I आ जाएगा ये। तो मुझे लग रहा है ये 3 μ0I/4√2πA। इसकी जरा डायरेक्शन बताना। बिकॉज ऑफ दिस वायर, इसका करंट इधर है, तो थंब इधर रखेंगे, हम थंब इधर रखेंगे तो ये B इनवर्ड आएगा, तो दिस B1 इज इनवर्ड। चलिए जी अब हम बात करते हैं B2 को मैं कहूंगा 3 टाइम्स ऑफ। अब देखिए एक बात फिर से यहां पर वही बात आ जाती है कि ये 3 टाइम्स है क्योंकि 3 वायर है और इसका करंट 1/3 है, तो वायर 3 हो गए, करंट 1/3 हो गया,
तो ये बिल्कुल उसी तरह से हुआ कि एक क्वांटिटी 3 टाइम्स हो गई, दूसरी क्वांटिटी 1/3 हो गई। तो इसका मतलब आंसर वही आना है ना। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। म्यू नॉट I2 अपॉन 4πa/2 एंड 1/√2 प्लस 1/√2 45 डिग्री 45 डिग्री है ना, इसलिए अब आप कैलकुलेशन चेक करेंगे तो ये आएगा √2, ये आएगा √2, तो ये आ जाएगा थ्राइस म्यू नॉट I अपॉन √2πa, ये आ गया और ये चीज आ गई। अब ये दोनों इक्वल अपोजिट हैं, दोनों इक्वल अपोजिट है तो नेट कितना आ जाएगा, b1 प्लस b2, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 आएगा। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता देता हूँ, बहुत ही छोटी सी बात बता देता हूँ, इसको हमेशा हमेशा के लिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन। नोट, सभी बच्चे नोट करिए। इन अ रेगुलर लूप, इन अ रेगुलर लूप, in a regular loop, if some current if some current enters, ध्यान दो, in a regular loop if some current enters into the loop at some point and exit out the loop at some other point, then B at center will be 0। मतलब रेगुलर लूप होना चाहिए जी, रेगुलर लूप होना चाहिए। रेगुलर लूप का मतलब या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, या स्क्वायर हो, या फिर रेगुलर पेंटागन हो, या फिर रेगुलर हेक्सागन हो, या फिर सर्कल हो, है ना। हाँ, तो ये सब चीजें जो है ना आपका एकदम रेगुलर लूप होना चाहिए। देखिए ये रेगुलर लूप होगा तो सेंटर पर हमेशा 0 आएगा। आप अपने फॉर्मूला चार्ट में देखिए काफी सारे रेगुलर लूप बनाए हुए हैं। हाँ जी, सभी बच्चे अपना फॉर्मूला चार्ट खोलें तो देखिए फॉर्मूला चार्ट में ये राइट हैंड साइड पर देखो आप, काफ़ी सारे रेगुलर लूप बनाए हुए हैं, है ना। इनमें करंट कहीं से भी एंट्री करे, कहीं से भी एग्जिट करे, लूप रेगुलर होना चाहिए। ध्यान दीजिए कंडीशन क्या है, देखिए नोट क्या लिखवाया है, इन अ रेगुलर लूप इफ सम करंट एंटर्स इनटू द लूप एट सम पॉइंट एंड एग्जिट आउट एट सम अदर पॉइंट, देन बी एट सेंटर विल बी 0, बी एट सेंटर विल बी 0। लेकिन लूप क्या होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। इर्रेगुलर लूप हुआ या वायर पतले मोटे हुए, कहीं पर पतला कहीं पर मोटा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने आपको कल कुछ सवाल दिए थे, उसमें वायर्स को किसी को पतला और मोटा वायर कर दिया था, है ना। हाँ, तो उसके अभी हम दोनों सवाल सॉल्व करेंगे। मुझे ध्यान है कि शायद मैंने ये जो सवाल दिए थे आपको, वो एक ट्रायंगल का दिया था और एक स्क्वायर का दिया था, और एक साइड के वायर को मोटा कर दिया था, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया था। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने से क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस जो है वो बदल जाएगा। हाँ जी, क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो नेचुरल है कि फिर उसका अलग अलग करंट डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो ये यहाँ पर 0 होगा, है ना। आप देखिए कल वाला जो क्वेश्चन था उसको मैं ले रहा हूँ, तो लुक और हियर, कल मैंने एक ट्रायंगल लिया था, ट्रायंगल की एक साइड का मैंने एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ए लिया था, दूसरी साइड का 2a लिया था। इस तार को थोड़ा सा मोटा कर दिया था, है ना। हाँ, मोटा कर दिया था, क्रॉस सेक्शन एरिया डबल कर दिया था। अब देखिए आपको मैंने इलेक्ट्रिक करंट सर्किट्स में एक बात पढ़ाई होगी कि रेजिस्टेंस इज रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। अब एक बात बड़ी क्लियर है कि अगर इस वायर का रेजिस्टेंस स्मॉल आर हो, या चलो इस वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर है ना, तो मैं कहूंगा कि इसका एरिया डबल है तो इसका रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा। एरिया डबल है ना, मोटा है थोड़ा सा, मेरा डायग्राम अच्छे से नहीं बन रहा, R/2 आ जाएगा, करेक्ट।
इसका मतलब ये हुआ कि ये रेजिस्टेंस R है और ये R/2 है और ये R/2 है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन डबल हो गया है। तो आप देखिए ये आपका R है और ये R/2 है। प्लीज, ये आपका R है और ये R/2 है और ये R/2 है, करेक्ट। अब आप यहां से अगर करंट लेकर के आ रहे हैं, आइए, तो एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि दोनों तरफ इक्वल करंट आएगा, I/2 बराबर बराबर करंट आएगा। क्यों? रेजिस्टेंस दोनों तरफ बराबर हो गए। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले जो सवाल किया था उसमें रेजिस्टेंस दोनों तरफ बराबर नहीं थे, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर करंट आएगा I/2 और यहां पर करंट आएगा I/2, राइट। दोनों तरफ बराबर करंट आएगा। ये रेजिस्टेंस R है, ये दोनों मिलाकर R है, करेक्ट। चलिए अब मैं सेंटर पर B की वैल्यू लिख रहा हूं, सेंटर में B की वैल्यू लिख रहा हूं। सबसे पहले मैं B1 लिख रहा हूं। B1 इक्वल टू लिख रहा हूं मैं μ0 I/2 अपॉन 4 पाई R। R को मैं लिख रहा हूं क्या? A/2√3। साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री, तो √3/2 प्लस √3/2। देखना जरा कितना आ रहा है ये, इसको चेक करिए। हाँ जी, हाँ, ये √3 ऊपर चला जाएगा, इससे 2 से 2 कट जाएगा, या इस 2 को इस 2 से काट दीजिए तो 3 ऊपर चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये आएगा 3 μ0 I अपॉन 4 पाई A। आप लोग प्लीज कैलकुलेशंस चेक कर लीजिएगा, मेरी कैलकुलेशंस पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा। हाँ, मैं एक्चुअली में बहुत मस्त आदमी हूँ, बिंदास रहता हूँ, मेरे को टेंशन वेंशन नहीं रहती। हाँ, गलत सलत करता रहता हूँ खूब सारी, है ना। तो इसकी अब जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? बच्चों की हो जाती है। हाँ, कॉन्सेप्चुअली गलत नहीं होता मैं कभी। हाँ, ये बात खास होती है, मैं कैलकुलेशन में गड़बड़ किया करता हूँ, है ना। वो जिम्मेदारी आप लोगों की है, क्योंकि एग्जाम मेरे को नहीं देना, आपको देना है। हाँ, एग्जाम मेरे को देना हो तो मैं सावधानी बरतूँ कैलकुलेशन में, एग्जाम आपको देना है तो मैं सावधानी क्यों बरतूँ? कैलकुलेशन की जिम्मेदारी मेरी है ही नहीं जी, सच में वो आपकी है। चलिए ये B1 आ गया, इसका जरा डायरेक्शन बताओ, इस वाले का डायरेक्शन। ये आपका करंट इधर है, तो इधर तो इन्वर्ट ही जाएगा, ये इन्वर्ट। यहाँ पर B इन्वर्ट आ गया। चलिए अब मैं B2 कैलकुलेट कर रहा हूँ, देखिए B2 इक्वल टू आएगा 2 टाइम्स μ0 I/2 इंटू 4 पाई, वही सारी कहानी वही है, 2√3 एंड क्या √3/2 प्लस √3/2। समझ ही रहे होंगे अब आप लोग। ये आएगा आपका 6 μ0 I अपॉन 4 पाई A, और ये आउटवर्ड आएगा, इस साइड में है ना, तो ये इधर से अंदर जाएगा, उधर से बाहर निकलेगा, राइट। ये आउटवर्ड आएगा। अब आप इन दोनों का नेट निकालिए, तो आपका जो सेंटर पर नेट आएगा ना B टोटल, तो देखो आप क्या आएगा, ये 6 है और वो 3 है, 6 में से 3 जाते हैं तो आजकल 3 बचते हैं, तो आप कर दीजिए इसको थ्राइस μ0 I अपॉन 4 पाई A, और ये आउटवर्ड आएगा, राइट। कैलकुलेशंस आप अपने आप करिए और चेक करिए, है ना। हाँ, ओके, चलिए मिटा रहा हूं मैं इसको पूरे को। फिर इसके बाद में मैंने कल ही एक सवाल दिया था स्क्वायर वाला, है ना। रेगुलर लूप तो आपके कैसे भी हो, देखिए आपके फॉर्मूला चार्ट में राइट हैंड साइड पर काफी सारे रेगुलर लूप बनाए हुए हैं। क्या बनाए हुए हैं? काफी सारे रेगुलर लूप बनाए हुए हैं, तो वो ऐसा ही होने वाला है। चलो जी, यस प्लीज। देखिए अब कल वाला जो हमारा था स्क्वायर वाला, उसमें हमने ऐसा स्क्वायर बनाया था, है ना, और वो जो स्क्वायर बनाया था, इस स्क्वायर को मैं ऐसा कर रहा हूं
कि यहाँ से मोटा कर देता हूँ, 3 टाइम्स बना दिया था इसका क्रॉस सेक्शन, इस साइड का क्रॉस सेक्शन हमने 3 टाइम्स बना दिया था, है ना। वायर को मोटा करके 3 टाइम्स बना दिया था मैंने, ऐसा किया था, है ना। शायद मेरे को ऐसा ध्यान है, 3A 3A 3A, वो A था। अब आपका करंट हमने I यहाँ से निकाला था और I यहाँ से निकाला था। अब आप देखिए थोड़ा सा कि R बराबर आपको, जैसा हमने अभी बताया, रो L अपॉन A, ये प्राचीन काल में पढ़ाया था आपको। A आपका 3 टाइम्स हो गया, तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस R/3, इसका R/3, इसका R/3, इसका अकेले का R। अब बड़ा क्लियर है कि ये अकेला R है और ये R/3 3 मिल करके हैं, तो भैया टोटल R ही हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों साइड रेजिस्टेंस इक्वल हो गए, तो करंट का इक्वल डिवीजन आएगा, यानी यहाँ पर करंट I/2 आएगा, यहाँ पर करंट I/2 आएगा। ओके, अब मैं V1 कैलकुलेट कर रहा हूँ। V1 म्यू नॉट I की जगह I/2, 4 पाई, R की जगह A/2, है ना, और 45 डिग्री एंगल आएगा 1/√2 1/√2। ठीक, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब ये इस तरह से आया तो ये क्या रिजल्ट निकलेगा, ये रिजल्ट निकलेगा 2 से ये 2, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे को लगता है ये √2 म्यू नॉट I अपॉन पाई A आ जाएगा, √2 म्यू नॉट I अपॉन पाई A आ जाएगा, करेक्ट। ये V1 आ गया है। हाँ जी, एक बार इसकी डायरेक्शन चेक कर लो, इसकी डायरेक्शन इनवर्ट आएगी, इसकी डायरेक्शन इनवर्ट आएगी, करेक्ट। चलिए अब B2 की बात कर रहा हूँ। B2 3 टाइम्स, 3 गुणा करेंगे क्योंकि 3 वायर है वहां पे, तो म्यू नॉट I/2 अपॉन, कैलकुलेशन बिल्कुल यही होगी, 1/√2 प्लस 1/√2। बच्चों आप लोग ये चेक कर लेना पूरा जो मैं कर रहा हूँ कार्यक्रम, है ना। हाँ, और अगर कोई भी गड़बड़ आपको पकड़ में आती है कैलकुलेशन में तो मुझे बताना। √2 म्यू नॉट I अपॉन पाई A, ये आपका आएगा आउटवर्ड आएगा, करेक्ट। अब आपका B जो नेट आएगा ना, B नेट, वो B2 माइनस B1 आ जाएगा। बड़े वाले में से छोटा वाला हटाते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√2 म्यू नॉट I अपॉन पाई A, ये आएगा आउटवर्ड। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनका आपस में कोई रिलेशन बनाने की कोशिश मत करना, आपस से कोई रिलेशन बनाने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है जी। चलिए अब मैं आपको इसके बारे में कुछ और बातें बता दूं। तो देखिए, मैं इसको मिटा रहा हूं पूरा। करंट कैरिंग वायर का अगर लेंथ इनफाइनाइट हो तो क्या होगा, देखिए इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अभी तक हमने जो करंट कैरिंग वायर की बात की वो फाइनाइट लेंथ की बात की थी, अब हम इनफाइनाइट लेंथ की बात करेंगे। ध्यान दीजिए, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। बेटे अभी अभी मैंने आपको जो ये वायर का केस पढ़ाया तो ये सीन था हमारा कि अगर ये डिस्टेंस R थी और ये एंगल अल्फा था और ये एंगल बीटा था, है ना। तो आप ध्यान दीजिए क्या होगा। तो आपका जो B आया था वो ये आया था, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ऐसा आया था ना। अब देखिए क्या क्या हो सकता है इस दुनिया में। इस दुनिया में ये हो सकता है कि अगर अपसाइड इनफाइनाइट हो, अपसाइड इनफाइनाइट, कि आपका वायर जो है अपसाइड इनफाइनाइट हो जाए। अगर अपसाइड इनफाइनाइट का मतलब उधर की तरफ इनफाइनाइट है, इधर
इनफाइनाइट इधर, अगर अप साइड इनफाइनाइट है तो क्या होगा, अप साइड इनफाइनाइट है तो आपका अल्फा 90 डिग्री हो जाएगा, अल्फा 90 डिग्री हो जाएगा तो आपका बी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 90 डिग्री 1 प्लस साइन बीटा आ जाएगा, अगर अप साइड इनफाइनाइट है तो, अगर अप साइड इनफाइनाइट है तो। ओके, अगर बोथ साइड इनफाइनाइट है तो डाउन भी और अप भी, बोथ साइड इनफाइनाइट, दोनों साइड इनफाइनाइट है तो क्या होगा, दोनों साइड इनफाइनाइट है तो फिर ये इनफाइनाइट वायर इधर भी जाएगा, आपका एंगल बढ़ता जाएगा, एंगल बढ़ता चला जाएगा, तो आपका अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री आएगा, तो बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा 1 प्लस साइन बीटा 1, तो दोनों मिलाकर के 2, ये कुल मिलाकर के आ जाएगा रिजल्ट इसका म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर एक दो क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन करना आपको आना चाहिए सारे, है ना, और उसे आप जरा देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, बहुत ही अलग तरह का सवाल होगा। ध्यान दो, ये एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, सभी बच्चे ध्यान दें, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, करेक्ट। इधर यहां पर ये कोई करंट नहीं बह रहा, यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ध्यान दो, ये एंगल आपको गिवन है 45 डिग्री, प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल, दिस इज अ पॉइंट वेयर वी वांट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बी की वैल्यू चाहिए यहां पर। अब हमारे सामने ये है कि इनफाइनाइट वायर है, लेकिन यहां से कटा हुआ है, यानी यहां पर कोई वायर नहीं है, वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसके दो स्टेप्स में काम करेंगे। पहले तो हम मान लेंगे कि वायर पूरा है, तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि वायर ये कंप्लीट यहां से है, मान लिया ये कंप्लीट वायर है। ठीक है जी, अब मैं देखिए क्या लिख रहा हूं, कंप्लीट वायर है तो बी जो टोटल वायर का आएगा वो आएगा, ये सेमी इनफाइनाइट हो गया, एक साइड से इनफाइनाइट है, एक साइड से इनफाइनाइट है और दूसरी साइड से इनफाइनाइट नहीं है, तो मैं कहूंगा मतलब एक साइड से इनफाइनाइट और यहां पर इसका वायर कंप्लीट है, तो मैं बोलूंगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा को बोलूंगा साइन 90 डिग्री, साइन बीटा को बोलूंगा साइन 0, साइन 0, करेक्ट। आपके पास क्या आ गया, आपके पास में आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। एक्चुअली इसको कहते हैं, इसको पता है हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, यानी दोनों तरफ इनफाइनाइट नहीं है, सिंगल टाइप इनफाइनाइट है। अगर बोथ वे इनफाइनाइट होता, अगर ध्यान दो ध्यान दो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने करवाया बोथ वे इनफाइनाइट, बोथ वे इनफाइनाइट था तो बी कितना था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर था, जो अभी थोड़ी देर पहले करवाया। ये बोथ वे इनफाइनाइट, ये क्या सिंगल वे इनफाइनाइट है, इसको सेमी इनफाइनाइट वायर भी कहते हैं। ओके, एक्चुअल में ये तो मैंने यहाँ खींच दिया ये पूरी लाइन, लेकिन जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसके अंदर आपका वायर था ही नहीं पूरा, आपका यहाँ पर ये वायर नहीं था, ये मैंने केवल ऐसे ही लाइन ड्रॉ किया था, डॉटेड लाइन ड्रॉ किया था जो कि इंडिकेट कर रहा वायर। ये 45 डिग्री का एंगल है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, ये सीन तो है ही नहीं, ये वायर तो है ही नहीं, यहाँ दुनिया में पाया ही नहीं जा रहा, तो मैं पता है क्या करूँगा, मैं इस बी को सब्ट्रैक्ट करूँगा इसके अंदर से, ये बी ई है, ई मतलब एक्स्ट्रा, बी एक्स्ट्रा, तो बी एक्स्ट्रा को पता है मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 45 डिग्री प्लस साइन 0, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 0। तो चेक करो आप क्या आया, ये आया है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर और अंडर रूट 2 भी नीचे ही आ जाएगा, राइट, ये आ जाएगा। अब आपका जो बी नेट आएगा ना,
बी नेट, वो ये आएगा। उसमें से इसको घटाइए तो ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर 1 माइनस 1/√2, ये आपका आंसर आएगा। अब देखो, इस तरह का जब केस आपके सामने आता है तो मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूला क्या बताना, मतलब एक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है, फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं है जी, एक केवल अंडरस्टैंडिंग है हमारे सामने। अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जैसे मान लो कोई वायर है, ये मान लो कोई फाइनाइट वायर है, और इस फाइनाइट वायर में हमको यहां पर बी चाहिए, आर डिस्टेंस पर बी की इच्छा हो रही है ना। अब ये एंगल जब हम इसको यहां से यहां तक मिला रहे हैं, सॉरी ये पॉइंट है ना, इसको जब हम यहां से यहां तक मिला रहे हैं तो ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है अल्फा बड़ा वाला। लेकिन जब मैं इस पॉइंट को यहां से मिला रहा हूं तो ये एंगल है बीटा। अब आपका जो फॉर्मूला बनेगा ना, पता है क्या बनेगा, बड़ा सिंपल फॉर्मूला बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर तो वैसे का वैसा रहेगा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा हो जाएगा, बस खत्म, ये हो जाएगा। ऐसे सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में कि वो काट देते हैं वायर को, फिर पूछते हैं तो वो आप बता देंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट, आप लोग जो नोट्स बना करके भेजते हैं उस नोट्स में आप लोग क्या किया करें कि अपनी जो क्वेरी होती है उसको हाईलाइटर से हाईलाइट करके भेजा करो और थोड़ा जल्दी भेज दिया करो। जितना जल्दी आप भेजेंगे ना अपनी क्वेरी, उससे आपको उतना ये फायदा होगा कि मुझे समय मिल जाएगा उसको देखने का। नहीं तो आप जितना लेट भेजेंगे, जैसे मान लो अपनी क्लास 8:15 है, अब आप अगर सुबह जल्दी भेजेंगे तो थोड़ा सा मेरे लिए उसको देख पाना आसान हो जाएगा। और आपको हमने क्लास को एक दिन का गैप भी दे दिया है। एक दिन का गैप कैसे, जो कल लेक्चर आया था, जो कल लेक्चर आ चुका आपका, वो अब सुबह डिस्कस होगा, आने वाले सुबह। जो अभी वाला लेक्चर है ये अगले आने वाली सुबह डिस्कस होगा। तो यू हैव लॉट ऑफ टाइम। जब लॉट ऑफ टाइम आपके पास है तो जरा यूज करिए उसका। चलिए अब हम बात करते हैं सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। तो देखिए बी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, सबसे पहले मैं एक कॉइल लेता हूं और उस कॉइल के एक्सिस पर मैं मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाऊंगा। एक मिनट जरा, है ना, हाँ जी। तो ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक इंडक्शन सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। तो मैं यहाँ पे एक करंट कैरिंग कॉइल ले रहा हूँ। सभी बच्चे मेरी एक एक बात बड़े ध्यान से सुनेंगे। ये आपका सेंटर है, इस कॉइल की रेडियस r है, करेक्ट, ये इसका x है। यहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन चाहिए। मान लीजिए इस कॉइल में करंट ऐसे बह रहा है, तो ये करंट I बह रहा है। इस करंट I के कारण मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन यहां चाहिए। दिस इज एक्सियल पॉइंट, दिस पॉइंट इज ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। तो बेटा ये आपका R है और ये मेरे को चाहिए। अब देखिए मैं आगे बढ़ रहा हूं कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, यहां पर मैं B को कैसे निकालूंगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस कॉइल के बहुत छोटे छोटे पीसेज कर देता हूं, वेरी स्मॉल स्मॉल पीसेज। तो आई एम मेकिंग वेरी स्मॉल स्मॉल पीसेज। मान लीजिए एक स्मॉल पीस dl लेंथ का यहां पर है, एक स्मॉल पीस dl लेंथ का यहां पर है। आप एक बार कॉइल को देख लीजिए, मैं आपको कॉइल दिखा रहा हूं। सभी बच्चे कॉइल को देख लें, सर्कुलर कॉइल देखेंगे सब बच्चे। देखो मैं दिखा रहा हूं, दिस सर्कुलर कॉइल इज नॉट इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। पहली लाइन सुनो, दिस सर्कुलर कॉइल इज नॉट इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। बोर्ड के प्लेन में नहीं है ये सर्कुलर कॉइल।
सर्कुलर कॉइल कहाँ है? बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब सर्कुलर कॉइल यहाँ है, सर्कुलर कॉइल यहाँ है, यहाँ हवा में है और एक्सिस ऐसी है, करेक्ट। अब देखिए कि अगर हमने सर्कुलर कॉइल को ली और उसमें यहाँ पर हमने एक लाइन खींची, तो आप जरा सोचिए कि ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, सभी बच्चे लाइन को सावधानी से देखेंगे। मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, करेक्ट। आप जरा सभी बच्चे अपना दिमाग लगा के बताएं कि ये वाली जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये वाली लाइन जो ड्रॉ की है, उसका सर्कुलर जो वो कॉइल है ना, सर्कुलर कॉइल, उसके वायर के साथ एंगल कितना है? सर्कुलर कॉइल के वायर के साथ एंगल, ध्यान दीजिए, एक बार वापस से मेरी बात सुनिए। सर्कुलर कॉइल इज नॉट इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, सर्कुलर कॉइल हवा में है, ऐसे, करेक्ट। एक्सिस यहां, अगर मैं यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो जो सर्कुलर कॉइल का जो वायर है, उस वायर के साथ इस लाइन का एंगल क्या होगा? वायर के साथ इस लाइन का एंगल मैं कहता हूं 90 डिग्री होगा, मैं कहता हूं 90 डिग्री होगा। आप सोचिए जरा कि आपके टीचर कह रहे हैं 90 डिग्री होगा, क्या सही कह रहे हैं? आपको बात 1 मिनट में समझ में आ जाएगी, 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। देखो, ये मेरे हाथ में बुक है, ठीक, ओके। अब मैं इस बुक का एज ये है, किनारा ये है, किनारा ये है। अब मैं अगर ये पेन यहां रखता हूं ऐसे, आप बताइए बुक की जो एज है और जो पेन है उसके बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री है। बुक का किनारा और पेन, जो पेन मेरे हाथ में है, उसके बीच एंगल 90 डिग्री है। अच्छा, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो एज और पेन के बीच कितना एंगल है? 90 डिग्री है, बिल्कुल 90 डिग्री है। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो एज और पेन के बीच एंगल 90 डिग्री है। ऐसा कर दिया तो एज और पेन के बीच एंगल 90 डिग्री है। ऐसा कर दिया तो एज और पेन के बीच एंगल 90 डिग्री है। ऐसा कर दिया तो एज और पेन के बीच 90 डिग्री का एंगल है। बुक की एज, बुक का किनारा, बुक नहीं, बुक का किनारा, समझिए। अगर मैंने पेन को ऐसा कर दिया तो एंगल 90 डिग्री है। बुक के किनारे के साथ एंगल 90 डिग्री पर है, बुक के किनारे के साथ एंगल 90 डिग्री पर। ऐसे पर कर दिया तब भी बुक के किनारे के साथ एंगल 90 डिग्री है। आप ये बात समझ लीजिए, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, करेक्ट। यही हाल यहाँ रिंग का है कि रिंग ऐसे है और हमने लाइन ऐसे ड्रॉ की है, तो भैया वो रिंग की एज के साथ में रिंग का जो वायर है उसके साथ में एंगल हमेशा 90 डिग्री बनेगा, हमेशा 90 डिग्री बनेगा, करेक्ट। अब मैं कहता हूं कि दिस डिस्टेंस इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो मैं कहूंगा डीबी, डीबी इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू एलिमेंटल वायर ऑफ रिंग, एलिमेंटल वायर ऑफ रिंग। जो रिंग का एलिमेंटल वायर है उसका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकाला है हमने, करेक्ट। अब जब ये चीज डीबी आ गई तो देखो क्या आएगा, डीबी इक्वल टू, मैं लिखने जा रहा हूं बायो-सावर्ट्स लॉ लगाऊंगा मैं, है ना। अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ, मैं आपको रिकॉल कर देता हूं बायो-सावर्ट्स लॉ, कल बताया था। इस बायो-सावर्ट्स लॉ को मैं रिकॉल कर दे रहा हूं। ये डेल्टा बी था म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा था, ऐसा था ना, हाँ जी, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए क्या आएगा, म्यू नॉट आई ही आएगा, डीएल की जगह डीएल ही आएगा, साइन थीटा की जगह साइन 90 आएगा, अभी अभी मैंने बताया कि 90 डिग्री का एंगल होगा। आर स्क्वायर की जगह ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा, करेक्ट। बेटे ये डीबी आ गया, तो डीबी की वैल्यू तो आपके सामने आ गई। इट इज स्मॉल एलिमेंट के कारण, तो म्यू नॉट आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका डीबी आ गया, ये आपका डीबी आ गया।
मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अब आप ध्यान दो, इसके कारण ये जो करंट है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर जाएगी। मैं बताता हूं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये करंट कैरिंग कॉइल थी, मैं इसके सबसे टॉप पॉइंट को ले रहा हूं। अगर करंट ऐसे बह रहा था तो यहां पर करंट की डायरेक्शन इधर है। अगर ये कॉइल है और इसमें करंट ऐसे बह रहा है तो करंट की डायरेक्शन इधर है, करंट डायरेक्शन इधर है। जब करंट की डायरेक्शन इधर है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी। तो देखिए थंब इधर है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे जाएगी, उस जगह पर ऐसे जाएगी, और वो हमेशा रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर जाती है। एक बात ध्यान रखना, तो ये वाली जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर आएगा डीबी, ये आएगी डीबी की डायरेक्शन। एक मिनट, ये आएगी डीबी की डायरेक्शन। आप इसका मतलब समझिए, सभी बच्चे एक बार वापस से इस सीन को समझिए कि ये आपका डीएल है। अच्छा चलो यहां से समझो, आप बायो-सावर्ट लॉ से समझिए, जो मैंने कल बताया था। कल मैंने बताया था ना बायो-सावर्ट लॉ, इसको मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे लिख देता हूँ बायो-सावर्ट लॉ को, है ना। डेल्टा बी का मैं वो लिख देता हूँ, क्या बोलते हैं ना, वेक्टर लिख देता हूँ। तो वेक्टर लिखूंगा तो देखो क्या आएगा। कल हमने बताया भी था म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर, बताया था ना, अपॉन आर क्यूब, ये वाली चीज बताई थी। ये डीएल क्रॉस आर क्या होता है? डीएल क्रॉस आर होता है क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होती है वो दोनों के परपेंडिकुलर होती है, इसके भी और इसके भी, इसके भी और इसके भी, दोनों के परपेंडिकुलर होती है। ये हमारा आर वेक्टर है यहाँ पर, ये वाली चीज है ना। तो यहां से ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, अगर मैं इस एंगल का नाम थीटा रखूं, अगर इसका नाम थीटा रखूं और ये 90 डिग्री है, और मैं यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, अब जरा बताना ये एंगल कितना है। ये एंगल निश्चित ही थीटा होगा, निश्चित ही थीटा होगा। तो मैं इस डीबी के दो कंपोनेंट कर देता हूं। एक कंपोनेंट मैं इधर कर देता हूं, ये कंपोनेंट आएगा डीबी कॉस थीटा। एक कंपोनेंट मैं इधर कर देता हूं, ये कंपोनेंट आएगा डीबी साइन थीटा, राइट आएगा। अब आप इस बात को समझिए, ये डीबी कॉस थीटा है और ये डीबी साइन थीटा है, ये डीबी साइन थीटा। जब ये डीबी कॉस थीटा और ये डीबी साइन थीटा, देखिए आगे क्या आएगा। आगे ये आएगा कि आप इसको इस साइड में भी एक टुकड़ा लीजिए। जब इस साइड में एक टुकड़ा लेंगे तो इस साइड का टुकड़े का हाल ये होगा, इस साइड में भी आपने वैसा ही एलिमेंट लिया। अब इसका जो है ना बी इधर, वो ऐसा आएगा। फिर इस डीबी के भी दो कंपोनेंट करो तो डीबी कॉस थीटा आएगा और इधर डीबी साइन थीटा आएगा। कुल मिला के डीबी साइन थीटा सारे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। डीबी कॉस थीटा सारे कैंसिल हो जाएंगे। ये डीबी कॉस थीटा सब एलिमेंट्स के आएंगे, जितने एलिमेंट्स हैं सब के आएंगे। तो मेरे हिसाब से आपका जो b है उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, b का वैल्यू आने चाहिए इंटीग्रेशन db साइन थीटा, है ना। यहां पर मैं ये वाला साइन लगा देता हूं। इस साइन को लगाने का मतलब क्या है? इस साइन को लगाने का मतलब है कि ये लूप में इंटीग्रल होगा। लूप में इंटीग्रल यानी पूरी कॉइल का इंटीग्रेशन करेगा, ये पूरी कॉइल का इंटीग्रेशन करेगा। मैं लिख रहा हूं इसको, आप देखना, इंटीग्रेशन दिस db, db इक्वल टू मैं लिख रहा हूं क्या, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू बताइए, यहां से साइन थीटा देख के बताओ। साइन थीटा देखिए, साइन थीटा मैं लिख रहा हूं कितना है, यहां पर लिख दूं, साइन थीटा बराबर है आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चेक करो, ये आपका साइन थीटा है। तो आपका बी आ जाएगा। अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है इस फिगर की, इसलिए इस फिगर को मिटा दे रहा हूं मैं, है ना। हाँ, अपन को क्या है, किसी भी चीज को हम तब तक ही जिंदा रखते हैं जब तक उसकी जरूरत होती है। जरूरत होने के बाद में उसका खात्मा कर देते हैं, हटा देते हैं उसको वहां से। तो चलिए अब देखिए आप, चलिए इसको भी हटा दिया। अब ध्यान दो सभी बच्चे, यहां से मैं इसको थोड़ा सा रीराइट कर रहा हूं यहां पर,
देखना बी को क्या लिख रहा हूँ मैं, बी को लिख रहा हूँ मैं म्यू नॉट आई, कैपिटल आर बाहर और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रल डीएल। ये डेरिवेशन आपके स्कूल वाले भी पूछ सकते हैं। हाँ जी, ये जो डेरिवेशन है ना, करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल ऑन दी एक्सियल पॉइंट, ऑन दी एक्सियल पॉइंट, तो ये पूछ सकते हैं। अब आप देखो इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे म्यू नॉट आई कैपिटल आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये अंडर रूट डी एल। अच्छा एक मिनट, यहां पर हम फॉर्मूला गलत लगा गए क्या, ये डी बी, यहां पर 4 पाई भी तो था ना, फॉर्मूला के अंदर 4 पाई भी था भाई, 4 पाई को भूल गए, 4 पाई फॉर्मूले के अंदर था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हाँ ये तो मेरे को ध्यान आ गया, नहीं भी आता तो फिर आपकी जिम्मेदारी होती। अब देखो ये इंटीग्रेशन डीएल है ना, इंटीग्रेशन डीएल को मैं लिखूंगा 2πr। किसी भी रिंग के छोटे छोटे टुकड़े करो और उन टुकड़ों को वापस जोड़ दो तो भैया रिंग ही तो बनेगी। रिंग का लेंथ कितना होता है, सरकमफ्रेंस के बराबर, तो वो 2πr आ गया। अब मैं इस बी को यहां लिख रहा हूं, आप लोग चेक करेंगे बी ऑन द एक्सिस, तो इट इज म्यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इट इज, हाँ तो इसे मैं कहूंगा बी एक्सिस, बी एक्सियल है ना। तो इट इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, ये रिजल्ट आ गया आपका, करंट कैरिंग कॉइल ऑन द एक्सियल पॉइंट, ऑन द एक्सियल पॉइंट, और ये आपका रिजल्ट है म्यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है ना। इफ सिंगल टर्न, अगर मान लो इसके अंदर n टर्न हो जाते तो, हाँ जी कॉइल के अंदर n टर्न होते, काफी सारे वायर लपेटे हुए होते कॉइल में, ऐसे बहुत सारे वायर लपेट देते, तो फिर क्या होता, n टर्न होते, तो फिर आप उसको n से मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं होगा, है ना। फॉर n टर्न्स, अगर कॉइल में n टर्न्स हुए तो आप क्या करेंगे, उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए जी अब ध्यान दो, फॉर n टर्न्स, n टर्म्स की जब बात करेंगे तो हम कर देंगे b इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये आएगा। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करिए। अब मैं बात करूंगा कि सिंगल कॉइल अगर है, केवल सिंगल टर्न है, केवल सिंगल टर्न है, तो सेंटर पर क्या होगा। तो देखो एट सेंटर x बराबर 0 होगा, सेंटर पर x 0 होगा जी, तो आप x 0 कर दीजिए, है ना। b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r आ जाएगा शायद, आप चेक करिए, फॉर सिंगल कॉइल, फॉर सिंगल टर्न, है ना, फॉर सिंगल टर्न। हाँ जी, b बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r आएगा सेंटर पर, ये आएगा सेंटर पर, है ना। हाँ ये एक्सिस पर है बेटा, इसको आप बी एक्सिस बोलो, क्या बोलो इसको, बी एक्सिस, है ना। सेंटर पर करोगे तो ये आएगा 2r फॉर n टर्न्स। आपको कुछ नहीं करना, टर्न्स के मामले में आप बड़े मस्त रहा करो, जितने टर्न आवे उससे मल्टीप्लाई कर दो, खत्म, है ना। कि क्वेश्चन वाला कभी 10 टर्न देगा, कभी 20 टर्न देगा, तो जितने भी देवे उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका कोयल आ गया सेंटर वाला। अब हम बात करेंगे सर्कुलर आर्क। अगर कोयल पूरी ना हो और एक छोटा सा सर्कुलर आर्क हो
तो क्या करेंगे आप, है ना, नॉट कंप्लीट कॉइल, सर्कुलर आर्क। तो मैं बात करूंगा अब मैग्नेटिक फील्ड। ये वाली चीज भी स्कूल वाले बहुत पूछते हैं, है ना, डेराइव डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। तो देखिए मैं एक छोटा सा सर्कुलर आर्क ले रहा हूं, यह सर्कुलर आर्क है। मान लो इस सर्कुलर आर्क की रेडियस कैपिटल आर है, हाँ जी, तो इसमें करंट बह रहा है आई, तो आई इज द करंट इन द सर्कुलर आर्क, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है जी, ये एंगल थीटा है। अब मैं सर्कुलर आर्क की बात कर रहा हूं और इसका मैं बी निकालूंगा उसके सेंटर पर। सेंटर कहां है, इस जगह पर है, दिस इज द पॉइंट वेयर आई वांट टू फाइंड आउट बी एट द सेंटर, करेक्ट, आर्क का सेंटर है। अगर ये कंप्लीट सर्कल बनता तो ऐसा बन जाता, ओके। अब मैं कहूंगा यहां से आप इसको 0 डिग्री बोल दें, तो ये 0 है, तो इसको बोल दूंगा प्लस थीटा बाई 2, इसको बोल दूंगा माइनस थीटा बाई 2, ऐसा कर देंगे हम, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम एक किसी छोटे से टुकड़े के कारण बी की वैल्यू निकालेंगे और उस टुकड़े के कारण बी की वैल्यू निकालने के बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2 तक। मैं इस सर्कुलर आर्क का बी निकालने के लिए क्या करने वाला हूँ, इस आर्क के छोटे छोटे टुकड़े करूँगा और फिर किसी एक छोटे टुकड़े के लिए निकालूंगा, है ना। देखना आप क्या कर रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पर ये वाला एंगल प्लस थीटा बाई 2 है और ये वाला एंगल माइनस थीटा बाई 2 है, करेक्ट। मैं यहाँ पर एक आर्क का छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूँ और इस एंगल को मैं कह दूंगा डी एल्फा। तो देखो ये आपका एल्फा एंगल है यहाँ पर और डिफरेंस को मैं डी एल्फा बोल दूंगा, तो दिस एंगल इज एल्फा, दिस एंगल इज व्हाट, एल्फा। अब आपका करंट ऐसे बह रहा है, करंट ऐसे बह रहा है, ओके। हमारे पास जो बायो-सवार्ट्स लॉ का जो फॉर्मूला था वो क्या था, वो ये था डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर डी एल साइन थीटा, ये हमारा फार्मूला था। अरे थीटा क्या बला है, थीटा को हमें चेक करना पड़ेगा, थीटा को हमें चेक करना पड़ेगा और वो बड़ा ही केयरफुली चेक करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ माइक्रोस्कोप लेके देखूँ, क्या लेके देखूँ, माइक्रोस्कोप, तो ये जो छोटा सा आर्क दिख रहा है ना वहाँ पर, वहाँ बहुत छोटा सा आर्क दिख रहा था, इतना सा आर्क। अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखूँ तो बड़ा सारा दिखेगा, बड़ा सारा दिखेगा, है ना। अच्छा, ये रेडियस आर है, आप मुझे बताइए ये एंगल कितना है, मैं बताऊं क्या है ये एंगल। ये एंगल निश्चित ही 90 डिग्री है, तो मैं डीबी को बोल दूंगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर डी एल साइन 90 यानी कि 1। अब डी एल क्या है, डी एल इसकी लेंथ है, तो डी एल को मैं बता दूं कितना आएगा। अगर ये आपका एल्फा डी एल्फा है, कितना है डी एल्फा, डी एल्फा, तो मैं छोटे से एंगल की वैल्यू लिख दे रहा हूं डी एल्फा, है ना, डी एल्फा, डी एल्फा, है ना। ये एंगल एल्फा लिया है मैंने यहां से लेके यहां तक, है ना, करेक्ट। अब देखिए डी एल्फा, तो बताओ डी एल कितना आएगा, तो डी बी बराबर आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा डी एल को पता है मैं क्या बोलूंगा, डी एल को मैं बोलूंगा आर इंटू डी एल्फा, ये डी बी आया है, इट इज डी बी, करेक्ट। चलिए अब देखिए आप, इसके कारण आपका जो बी की वैल्यू आएगी, बी जो आएगा उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, तो बी की डायरेक्शन जो आएगी वो इस लाइन के परपेंडिकुलर आएगी, इस लाइन के परपेंडिकुलर आएगी इसकी वैल्यू। जैसे यहां पर ये है तो डी बी इधर आएगा, डी बी इधर आएगा, है ना। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो बी आएगा आपका, बी आएगा इंटीग्रेशन डी बी, कहां से कहां तक, माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2,
माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2, है ना। हाँ, तो आप देखिए क्या आएगा बताओ। ये आपको मैं लिख रहा हूं यहां पे माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2, और एक बार इसकी वैल्यू लिख दे रहा हूं मैं। आप लोग चेक करना, आई विल डू वन मिस्टेक, एक घोटाला कर सकता हूं मैं, चेक करो। ये सॉरी एल्फा, एल्फा डी एल्फा। आप जब इसको आउट करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। डी एल्फा को आप एल्फा लिखेंगे, लिमिट लगाएंगे माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2, तो ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। एक बार आप थीटा बाई 2 लिखें, एक बार माइनस थीटा बाई 2 लिखें, लिमिट अपने आप लगाएं। आपको बताऊं रिजल्ट क्या आने वाला है, रिजल्ट ये आएगा बी बराबर म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, ये रिजल्ट आएगा, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, करेक्ट। अब देखिए मैं आपको यहां पर एक चीज बताना चाह रहा हूं कि अब आप अलग अलग टुकड़े के लिए जो है ना बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर कंप्लीट कोइल हो गए आपकी, सुनिए सुनिए सुनिए, कंप्लीट कोइल, पूरी कोइल है, कंप्लीट कोइल है, रेडियस आर है, करंट आपका ऐसे है, करेक्ट। अब देखो बी कितना आएगा, बी आएगा म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। कंप्लीट कोइल का निकालो, कंप्लीट कोइल का निकालेंगे तो म्यू नॉट आई थीटा कितना 2 पाई आर, 2 पाई होगा कंप्लीट एंगल, तो 2 पाई आर आ जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। देखो आज ही मैंने बताया है आपको, अभी थोड़ी देर पहले जब हमने एक्सियल पॉइंट का कैलकुलेट किया था, फिर एक्स को 0 लिखा था, तो ऐसा आया था, करेक्ट। ये आपका बी आ गया। अब देखो अगर आधी कोइल होती तो, केवल आधी कोइल होती तो कितना आता, आधी कोइल होती और एंगल करंट होता तो आपका बी बराबर आता म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर आ जाता। अगर क्वार्टर कोइल होती तो, चौथाई कोइल होती तो, खाली चौथाई कोइल होती तो आपका बी बराबर आ जाता म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर। चलिए एक चीज मैं आपको नोट करवा देना चाह रहा हूं, वो नोट कर लीजिए आप लोग, नोट प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो नोट कर लीजिए आप, ध्यान दो, नोट कीजिए। हाँ जी, along the current carrying wire, along the current carrying wire, along the current carrying wire, or at any point on the axial line, on the axial line of wire, B will be 0, B will be 0। जैसे मान लो आपका ये वायर है, करंट कैरिंग वायर, अब आप यहां पर एक पॉइंट ऐसा लेते हैं जो इसके लाइन के ऊपर ही है वायर के, तो यहां पर बी 0 आएगा, है ना। वायर के अलोंग चलोगे ना कोई भी पॉइंट पर, तो यहां पर बी 0 आएगा, लेकिन यहां पर बी 0 नहीं आएगा, यहां पर बी 0 नहीं आएगा, यहां भी बी 0 नहीं होगा, यहां भी बी 0 नहीं होगा, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा, लेकिन यहां मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, एग्जैक्टली ऑन द वायर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। ये सब मैग्नेटिक फील्ड 0 होने के पॉइंट है, समझ गए, ये आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। अब देखिए आप अपना ये फॉर्मूला चार्ट निकाल लिए सभी बच्चे। जब फॉर्मूला चार्ट आप देखेंगे तो फॉर्मूला चार्ट का आप एक एक वर्ड, एक एक लाइन पढ़ना शुरू करिएगा। फॉर्मूला चार्ट का आप जब सारी लाइनें आप पढ़ेंगे तो देखो सबसे पहले बायो सावर्ट्स लॉ आएगा, उसके बाद आप इसकी सारी बातें पढ़ देंगे, करंट कैरिंग वायर आ जाएगा, आपकी करंट कैरिंग कॉइल आ जाएगा, फिर उसके बाद में ये कुछ क्वेश्चन है डू योरसेल्फ, ये आपको करने हैं, ये है ना सर्कुलर आर्क मैंने बता दिया, हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स में आपको कल बताऊंगा,
तो इसको अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हेल्महोल्ट्ज़ कोइल्स जो है ना अभी मत करना। इसके बाद में देखो सर ये रेगुलर लूप की बात मैंने आज आपको बता दी है, रेगुलर लूप की बात आपको बता दी है। सोलेनोइड अभी मैंने नहीं बताया है, टोरॉइड भी अभी नहीं बताया, एम्पियर सर्किटल लॉ भी अभी नहीं बताया है आपको, है ना। हाँ नहीं बताया, वो सब हम कल बताएंगे, वो सब हम कल बताएंगे। फिलहाल मैं ये चाहता हूं, एक मिनट जरा, इफेक्टिव लेंथ कंसेप्ट भी नहीं बताया आपको मैंने। हाँ मैं आपसे एक सवाल देना चाहता हूं, एक मिनट जरा। हाँ जी, मैं कुछ आपको जो है ना सिचुएशंस देना चाहता हूं, कुछ क्वेश्चंस देना चाहता हूं जो आप करिए। यस प्लीज। तो मैं यहाँ कुछ डायग्राम बना रहा हूँ और उन सभी डायग्राम्स में आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी की वैल्यू निकालनी है। तो आई एम मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ डायग्राम्स हियर, ठीक है। हर डायग्राम में आपको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, आप देखना, ढेर सारे डायग्राम बना रहा हूँ। एक मिनट जरा, यस लुक और यार, ये मैंने यहाँ पर एक सेमी सर्कुलर कॉइल बनाई है ना। सेमी सर्कुलर कॉइल है, इसकी रेडियस r है। तो सेमी सर्कुलर कॉइल का ये आपका पॉइंट है यहाँ पे, इसकी रेडियस r है। ये स्ट्रेट वायर है यहाँ पर और ये भी स्ट्रेट वायर है यहाँ पर, करेक्ट। इस पॉइंट पर आपको b की वैल्यू निकालनी है। यहां से करंट बह रहा है, यहां से करंट बह करके और यहां जा रहा है, करेक्ट। ध्यान दीजिए, दिस इज अ पॉइंट वेयर आई वांट वैल्यू ऑफ बी। ये एक पॉइंट है, मैं इस पॉइंट को इस वायर से एक बार कनेक्ट कर रहा हूं, है ना। हाँ, और इस पॉइंट को मैं उस वायर से एक बार कनेक्ट कर रहा हूं, करेक्ट। ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू, दिस एंगल इज 37 डिग्री एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री। ये मैंने बताया है आपको। आपको इस पॉइंट पर बी की वैल्यू निकालनी है, करंट आई है यहां पर, गॉट द पॉइंट। यहां पे बी की वैल्यू निकालनी है। आगे देखिए, ये आपका सेमी सर्कुलर कॉइल है, यहां से एक वायर यहां आ रहा है ऐसे, ये करंट है और ये यहां से जा रहा है आगे। ये आपका पॉइंट है सेमी सर्कुलर का सेंटर। आपको यहां पर बी की वैल्यू निकालनी है। ये रेडियस r है, ये रेडियस r है। यहां पर ये एंगल दे रखा है और ये एंगल 30 डिग्री है। आप समझिए, यहां से करंट आई आ रहा है, यहां पर करंट आई है और यहां पर करंट आई है। आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू निकालनी है, ओके। आगे देखिए, ये देखिए आप, ये आपका क्वार्टर वायर है। क्वार्टर वायर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हाँ जी, सभी बच्चे ध्यान देवें। ये आपका रेडियस r है, रेडियस r है, करेक्ट। ये आपका वायर है। यहां पर मैं यहां से करंट लेकर के आ रहा हूं और फिर ये करंट ऐसे जा रहा है। ये जो करंट है वो I है, यहां पर I करंट है और इसको मैंने जब यहां से कनेक्ट किया तो इस एंगल की वैल्यू 30 डिग्री आ रही है, 30 डिग्री एंगल है, करेक्ट। आपको इस पॉइंट पर B की वैल्यू चाहिए, करेक्ट। सो जस्ट अ मोमेंट प्लीज।
ये आपका इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर एक कॉइल मैंने बनाई है और एक कॉइल मैंने यहाँ बनाई है। अंदर वाली जो कॉइल है इसकी रेडियस r है, बाहर वाली जो कॉइल है इसकी रेडियस 2r है। तो दो कॉइल है, एक कॉइल में करंट I बह रहा है, एक कॉइल में करंट I बह रहा है। आप दोनों करंट को जरा ध्यान से देखिए, I की डायरेक्शन इधर है, इसकी भी I की डायरेक्शन है। आपको सेंटर पर B की वैल्यू चाहिए, सेंटर पर B की वैल्यू चाहिए, करेक्ट? ओके, एक मिनट जरा प्लीज। यस प्लीज। तो आप ध्यान दीजिए, इधर देखो, एक डायग्राम मैं और बना रहा हूं, आप इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखना। लुक एट दिस फिगर वेरी केयरफुली। बेटा ये रेडियस r है और ये रेडियस 2r है। यहां पर मैंने एक सेल लगाया है, इस सेल से करंट I बह रहा है। क्या बह रहा है? करंट I, करंट I। आपको इस पॉइंट पर B की वैल्यू बतानी है। ओके, चलिए एक डायग्राम और बना देता हूं। ये आपका सेमी सर्कुलर आर्क है और ये आपका एक आर्क और है। ये यहां पर रेडियस r है और ये वाली रेडियस 2r है। सभी बच्चे ध्यान दें, यहां पर मैंने एक सेल लगाया है, इस सेल से करंट I आ रहा है, तो I करंट यहां जा रहा है, ऐसे I करंट जा रहा है। सभी बच्चे I करंट को देख ले, में करंट I को देखिए, सभी बच्चे देख रहे हैं करंट I को। आपको इस पॉइंट पर B की वैल्यू निकालनी है। ये सभी सवाल आप लोग करके देखेंगे, करेक्ट? तो प्रयत्न करिए करने का, है ना। कंसेप्ट आपको क्या लगाना है? कंसेप्ट बड़े सिंपल है। आपको सेमी सर्कुलर कॉइल का भी मैंने बता दिया और उसका क्या बोलते हैं, कॉइल के पार्ट का भी बता दिया, है ना। आर्क वाला बता दिया और आपको वायर्स का बता दिया। तो अपने सारे कंसेप्ट लगाइए, ठीक है। नमस्ते।